हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा आर में। तो दोस्तों, हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपको महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताया था केंद्रीय सतर्कता आयोग की। आज हम जानेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके कार्यक्षेत्र के बारे में मैं बात करूं तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी इसमें आते हैं, जो केंद्र के विभागीय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी आते हैं जो केंद्र के जो विभाग हैं उन क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। तो अखिल भारतीय सेवा जो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय वन सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा है, उसके अधिकारी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में सेवा दे रहे श्रेणी 5 एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी भी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। इसके बाद है सार्वजनिक उपक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। बीमा कंपनी में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तो ये थे इसके कार्यक्षेत्र में कौन कौन आता है, इसके बारे में जानकारी। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये मंत्रियों और सांसदों की जांच नहीं करता है। जो मंत्री हैं और सांसदों की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं करता है। लेकिन हाँ, अभी जो संशोधन हुआ उसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनकी जांच करता है। बट जो केंद्र के जो मंत्री हैं और सांसद हैं उनकी जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम अन्य तथ्य। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हम देखेंगे इसमें। तो सीवीसी का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन श्री विनोय सरकार ने किया था। दोस्तों देखिए, ये है सीवीसी का डिजाइन, सीवीसी का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन जो सी आकार का बना हुआ है, जिसमें सी आकार है और ये एक आँख दिख रही है। ये आँख है और ये सी आकार का बना हुआ है। तो ये डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? ये डिजाइन तैयार किया था विनोय सरकार ने, ये याद रखिएगा। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन तो 1 मार्च 1964 को हुआ। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास केंद्रीय सतर्कता आयोग और IIM अहमदाबाद ने मिलकर बनाया है। जो ये इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी विभाग है, मान लीजिए विभाग है और विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जानकारी देने के लिए एक व्यक्ति वहाँ पर होता है, जो भ्रष्टाचार की जानकारी देता है किसे? केंद्रीय सतर्कता आयोग को, और केंद्रीय सतर्कता आयोग उसे CBI में देता है जांच करने के लिए, है ना। तो ये इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर विभाग के लिए। जो केंद्र ने इसे इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसने इसे बनाया है हर विभाग के लिए। अब देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के बारे में। तो दोस्तों चलिए, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 6 फरवरी 1964 को अधिसूचना प्राप्त हुई थी और 1 मार्च 1964 को गठन हुआ था, है ना। तो 6 फरवरी 1964 को अधिसूचना जारी की गई थी और 1 मार्च 1964 को इसका मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को समाप्त करना एवं प्रशासन में सावधानी रखना, ये इसका उद्देश्य था। इसकी संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की संरचना में मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। संभाग एवं जिले में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है ना। तो इसकी संरचना में मुख्य सतर्कता आयुक्त, उप सतर्कता आयुक्त, संभाग एवं जिले में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। तो अधिकारियों की नियुक्ति होती है संभाग और जिले में,
और मुख्य सतर्कता आयुक्त और उप सतर्कता आयुक्त इसमें इस आयोग में शामिल होते हैं। तो ये थी इसकी संरचना। अब देख लेते हम विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011। इसके बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। जो विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 है, यह क्यों लाया गया था? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले व्यक्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है और मान लीजिए कि एक विभाग है, ये विभाग है और विभाग में एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति विभाग में एक व्यक्ति है जो एक कर्मचारी है वह बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उस विभाग में बड़े अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अधिकारियों की जो जानकारी है वो एक छोटा कर्मचारी जो है वह दे देता है। तो वह कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग में या कहीं पर भी यह जानकारी दे देता है या किसी को बता देता है, तो उसकी जो उसके बारे में जानकारी जो दी है, शिकायत जो उसने की है, तो उसकी शिकायत को गुप्त रखा जाएगा कि यह शिकायतकर्ता कौन है जिसने जानकारी दी है। तो ये जो विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन है विधेयक 2011 इसीलिए लाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति है और वो भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दे देता है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर उसने बता दिया तो जो अधिकारी है पहले तो उसे सज़ा तो होती है, लेकिन बाद में वह बदला लेने की सोचते हैं। इसीलिए क्या किया गया है कि जो जानकारी अगर कोई व्यक्ति देगा भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग में अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। तो यही है विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011। तो इसे लोकसभा में कब मंजूरी मिली थी? 2011 में, और राज्यसभा में 2014 में इसे मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति द्वारा इसे 9 मई 2014 को मंजूरी मिली थी। इसका प्रावधान है शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाए, यह उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, अगर वह व्यक्ति गलत शिकायत दे देता है, अगर वह कोई भी व्यक्ति जो है वह गलत शिकायत कर देता है, जो कर्मचारी है उसने गलत शिकायत कर दिया बदला लेने के लिए, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत शिकायत बता दिया उसने, तो उसे फिर 2 साल का कारावास होगा और 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। तो गलत शिकायत भी नहीं देना है। अगर गलत शिकायत दे दी जाती है तो उसमें 30,000 का जुर्माना देगा वो, और 2 साल के कारावास से दंडित भी किया जाएगा। तो ये विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर किसी के अंदर, लोगों में, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसके अंदर एक डर बनाए रखता है यह विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011। तो अब देख लेते हैं हम आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या है इसके बारे में बताती हूँ। ये भी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, इसी से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों के जो स्थापना वर्ष है इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना हुई थी मई 1993 में। कब हुई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना? 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बर्लिन में। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है तो ये एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार की देखरेख करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना मई 1993 में, मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। और इसमें कई सारे सूचकांक शामिल हैं, जैसे वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, घूसदाता सूचकांक, ये सारे सूचकांक इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों, इसमें अभी जो 2021 में सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वह है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। सबसे कम भ्रष्टाचार होते हैं इस देश में। सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है उत्तर कोरिया में, और भारत का इसमें 85वां स्थान है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत का 85वां स्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में।
अब दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग संगठन भी बनाया गया है। इसे सीधा सीधा ही पढ़ लीजिए। संगठन जो है, एक होता है सचिवालय, जिसमें एक सचिव होता है, एक संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है, अपर सचिव होता है और कार्यालय कर्मचारी होते हैं। तो संगठन में सचिवालय भी है। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा भी इसमें है। तो इसमें सीवीसी की तकनीकी शाखा, जिसमें मुख्य अभियंता जिसका मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है। तो इसमें जो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा है, जिसमें एक मुख्य अभियंता होता है जिसका मुख्य तकनीकी परीक्षक भी इसमें होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा में। अब तीसरा है विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, सीडीआई। जो विभागीय जांचों के लिए आयुक्त है सीडीआई, तो सीडीआई लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की मौखिक जांच करते हैं। मतलब सीडीआई जो होते हैं ना, जो लोक सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की मौखिक जांच करते हैं। कोई भी कार्यवाही है तो उनके विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं तो उसके विरुद्ध क्या करते हैं, ये मौखिक जांच करते हैं। लिखित जांच नहीं करते, मौखिक जांच करते हैं। विभागीय सीडीआई जो है ना, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। अब हम मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त की बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त जो है, ये भी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है। तो इसका गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त 1981 में इसका गठन हुआ था। नियुक्ति, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह से। किस किस की, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किस किस की सलाह से होगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, और विपक्ष के नेता की सलाह से। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल जो होगा, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसकी योग्यता होगी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत सरकार या राज्य सरकार सचिव के बराबर, है ना। इसकी योग्यता क्या होगी? या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या भारत सरकार या राज्य सरकार का सचिव हो, यह इसकी योग्यता होगी मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त की। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? रघुनाथ भावे। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जो थे प्रथम लोकायुक्त थे, और प्रथम उप लोकायुक्त थे रघुनाथ भावे। और वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वे हैं जस्टिस नरेश गुप्ता। जस्टिस नरेश गुप्ता। अब दोस्तों, ये जो 1982 के संशोधन द्वारा मुख्यमंत्री की भी जांच की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त द्वारा। ये याद रखिएगा, 1982 में संशोधन हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की भी जांच की जाएगी, है ना। मुख्यमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त के द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष की नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जांच नहीं की जाएगी मध्य प्रदेश लोकायुक्त के द्वारा, और विधानसभा अध्यक्ष की जांच भी नहीं की जाएगी मध्य प्रदेश लोकायुक्त के द्वारा। तो किसकी जांच की जाएगी? मुख्यमंत्री की जांच की जाएगी। ये याद रखिएगा, 1982 के संशोधन में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जांच की जाएगी, बट आयोग के अध्यक्ष एवं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं एवं विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनकी जांच नहीं की जाएगी। तो ये थे दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं तथ्य, और जो सीबीआई, सीडीआई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग संगठन है और सीबीआई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दी है, सारी जानकारी दे दी है। आप लोग अच्छे से पढ़िए,
और सारी चीज़ों को अच्छे से याद करिए, लिख लिख के याद करिए। दोस्तों पढ़ाई 1 मिनट या 5 मिनट की नहीं है। इस पढ़ाई करने में हमें कम से कम 1 घंटा तो एक बार पढ़ने में लगता है किसी भी चीज़ को, और उसके बाद रिवाइज़ करने में फिर हमारे पास बहुत कम समय लगता है रिवाइज़ करने में। अगर हम 2-3 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी और हम लोग उस चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में रख पाएंगे और चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। और एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि 3-4 बार पढ़ने के बाद उन चीज़ों को अपनी नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाकर लिखिएगा। तो दोस्तों पढ़ाई ऐसे करिएगा, और भले ही आप 1 घंटे की पढ़ाई ना कर सके तो आधे घंटे की ही करिए। आधे घंटे की नहीं कर पाए तो 15 मिनट की करिए, लेकिन पढ़िए रोज़, क्योंकि MPPSC पढ़ाई रोज़ मांगता है। 2 साल, 1 साल, 2 साल तो आपको सारे जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने में टाइम लग ही जाएगा, लेकिन रोज़ पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 2-4 दिन बाद पढ़ रहे हैं। आज हमने 4-5 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 3-4 दिन बाद, और वो भी 1 घंटे मुश्किल से पढ़ पाए तो पढ़ पाए, नहीं तो वो भी नहीं। तो ऐसा नहीं करिए, पढ़िए रोज़। भले ही आप रोज़ 15 मिनट, 24 घंटे में तो कम से कम आप अपने लिए 1 घंटा तो ज़रूर निकाल ही सकते हैं। तो रोज़ पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है, समय है, तो समय को वेस्ट मत करिए प्लीज़, और अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।